हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं वेव थ्योरी, वेव चैप्टर्स के। हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कल मैं इसका माइंड मैप नहीं डाल पाया था भैया, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ठीक है। और वन शॉट की मुझे पता है आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो बच्चों। इस वीक में आपके वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जानता हूँ काफ़ी देरी हो गई है। यकीन मानो आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है, क्योंकि मुझे वो ख़त्म भी करना है, मुझे स्टार्ट करना है, तो ठीक है। तो यकीन मानना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है उस चीज़ को लेकर। मोस्ट पॉसिबली मैं इस वीक में आने वाले 1 या 2 दिन में उसको स्टार्ट कर दूंगा वन शॉट सीरीज़। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला है तो मैं करवा के दूंगा, ये मेरा काम है, ठीक है। भले मेरी जान निकल जाए, मेरा गला बैठ जाए, मेरा गला खराब हो जाए, वो मेरी दिक्कत है। बाकी मैं आपको वन शॉट सीरीज़ करवा के दूंगा। हो सकता है कि शायद सारे चैप्टर मैं खुद से ना कर पाऊँ, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़े, लेकिन हाँ आपको वन शॉट सीरीज़ पूरी मिलेगी फिजिक्स की गारंटी के साथ। ये मेरा बात है आपसे, ठीक है। तो बस इतना भरोसा रखना। जब नितिन दीक्षित वहाँ से निकला था, आपको उसने प्रॉमिस किया था कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के देगा। उसने दिया है, कंप्लीट करवा के दिया पूरा सिलेबस A to Z, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करके दिया है, टाइम से पहले दिया है। तो इतना भरोसा रखना कि अगर आदमी ने बोला है कि करेगा तो वो करके दिखाएगा, करके दिखाया है और आगे भी करेगा, ठीक है। तो इतना ट्रस्ट इस इंसान पर रखो कि हाँ आपके लिए था, है और आगे भी रहेगा। बस थोड़ा वेट करो, 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। थैंक यू। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अपन वेव थ्योरी के बारे कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो लगे आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे यहाँ पर आते हैं। इस पे मैंने आपके वो नोट्स भी चिपका दिए हैं, है ना, खाली पेज वाले, वो यहाँ पे आप देखो अपने पास क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो भैया क्या बात करते हैं। यदि यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में x दिशा में संचरित होता है, तब माध्यम के कण, भैया यांत्रिक तरंग का मतलब होता है कि ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो ये कण के कंपन के बारे में कुछ नहीं दर्शाता, कण के कंपन के बारे में कोई नहीं दर्शाया कि भाई किस दिशा में कंपन ना। यांत्रिक का मतलब है कि ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, मतलब इनके जो कण होते हैं वो किसी भी दिशा में कंपन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कहीं पर भी चलेगा। अच्छा तुम्हारे पास क्या है, आपका वाई अक्ष पर गति कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस निश्चित रूप से। निश्चित रूप से तो नहीं भैया, गलत बात कर रहा हूं, ना 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 ना। एक्स अक्ष पे गति कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए और सी है ना, तुम्हारे पास क्या ये लिखा बी और सी, ना ना सर बी तो सही हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए और सी ये इनके सही पॉसिबल आंसर बनेंगे। इस तरीके से कहना है, शायद ये गलत यहाँ पे छपा हुआ है, रुको, ये ए और सी होना चाहिए था, ये आपका ए और सी होना चाहिए था, ये होना चाहिए ए और सी। तो इसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा, डी टिक कर पाओगे, चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग z अक्ष के अनुदिश, ध्यान से पढ़ेंगे भैया। अनुप्रस्थ का मतलब होता है वह तरंग जिसमें कणों का कंपन तरंग संचरण के लंबवत होता है। जहां तरंग जा रहा है उसके लंबवत कणों का कंपन हमारे पास होता है। अच्छा, तब माध्यम के कण अवश्य रूप से गति करेंगे भाई कहां पर, z अक्ष के लंबवत। अब z अक्ष पे तो कंपन नहीं आएगा, x पर हो सकता है, y पर हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, x y तल पर। क्यों, क्योंकि पूरा x y तल z अक्ष के लंबवत होता है। तो z अक्ष के लंबवत x y तल पे कहीं पर भी कंपन किया जा सकता है अनुप्रस्थ तरंग के द्वारा, चलेगा। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। गैस में संचरित एक तरंग, याद करते हैं सर, हमने कहा था कि द्रव और गैस के अंदर जो भी आपकी तरंगे जाती है वो होती है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है। अच्छा, तो अनुदैर्ध्य तरंगे हमारे पास होंगी अवश्य रूप से, गारंटी के साथ। अच्छा है सर, आगे बात करता हूं। जल तरंग ये पे करते, देखो बात करते हैं जल, जल के अंदर अगर बात किया जाए तो जल के अंदर जो तरंगे बनती है सब वो आपकी होती है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लेकिन अगर जल की सतह पे बात करता हूं तो सतह पे मेरे पास क्या, दोनों तरह की तरंगे बनती हैं, आपके अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्ध्य भी। तो जब कभी जल की बात करें, जल तरंग की बात करें, तो हम दोनों तरह के तरंगे उसमें देख सकते हैं। क्या बोलते हैं, तो कभी अनुप्रस्थ, कभी अनुदैर्ध्य, और कभी मेरे पास दोनों आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, किसी डोरी में उत्पन्न तरंग के दो निकटतम शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदुओं के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक सर। बात समझते हैं, शंख समझते हो, शंख भैया उच्चतम बिंदु से ये पास क्या है, ऐसे तरंग बनता है, यस सर। उच्चतम बिंदुओं के बीच का जो दूरी है भैया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा कहते हैं, शंख। हाँ सर, तो शंख अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यही बने हमारे पास लैम्बडा। फिर बोला गया कि दो पूर्ण कंपन किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरते, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाले कंपन,
क्या बोले, 1 सेकंड में किसी बिंदु से कितनी तरंगे मेरे पास गुजर जा रही है। तो वो बोल रहा है कि आपका 1 सेकंड में कितने 2 कंपन पूरे हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो ध्वनि का वेग पूछता है, सब वेग कितना होता है, एफ इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी कितना 2, लैम्बडा कितना 5, गुणा करोगे कितना 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आपका सही आंसर बन जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर होगा। हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। हवा में ध्वनि का वेग सर कितना, 330 मीटर प्रति सेकंड है। ओके सर, ध्वनि का वेग कितना भाई, 330 बोला गया है। ठीक है, हवा में किसी विशेष ध्वनि का 40 सेंटीमीटर पथ अंतर है ना, 40 सेंटीमीटर के पथ अंतर पे कला अंतर अपने को कितना 1.6 पाई दे रखा है। तो इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति कैसे निकाल, देखो हम जानते हैं कि तरंग का वेग होता है f इंटू लैम्बडा। हमसे पूछा आवृत्ति, हमें यह पता है, लैम्बडा नहीं पता है। लैम्बडा पहले लेके आना पड़ेगा। हाँ सर, पास लाए, यहां से बात करता हूं। क्या पथ अंतर का संबंध फेज डिफरेंस या बोले कला अंतर के साथ जानते हैं। सब बिल्कुल जानता हूं। तो डेल्टा एक्स का मान कितना 40 सेंटीमीटर, लैम्बडा मेरे को नहीं पता। डेल्टा फाई कितना बोल रखा है 1.6 पाई। ओह 1.6 पाई डिवाइड में से कितना 2 पाई। बहुत बढ़िया, पाई से पाई जाएगा। जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पॉइंट आया, बटे में कितना 0। ठीक है, 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से कटेगा 4 बार में। वेरी गुड। 2 से काट दो, फिर 2 बार में। ठीक है, 2 से काट दिया 5 बार में, गुणा करेंगे मेरे पास क्या, लैम्बडा बराबर 5 इंटू कितना 50 मेरे पास आ गया। बहुत बढ़िया, 50 मेरे पास किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स आपको सेंटीमीटर में ही दिया था। लेके आओ सर, वी का मान है 330। ठीक है, कहां कितना 330 मेरे पास, और फ्रीक्वेंसी एफ अपने को निकालने का है। लैम्बडा कितना 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदला मीटर में 100 का भाग देकर 50 से काटो 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 330 इंटू 2 660 हर्ट्ज। ये आपका आंसर हो गया। चलेगा दोस्तों। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ये आराम से काम अपने पास हो जाएगा। हाँ जी सर, वेरी गुड। अगला सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण दे रखा है। बोला गया है किसी क्षण एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित कणों के बीच में कलांतर पूछ रहा है। 2 बिंदुओं के बीच का दूरी, पथ का अंतर भाई, 2 बिंदुओं के बीच का दूरी पथ अंतर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे फेज डिफरेंस पूछा है। हाँ सर, क्या इन दोनों का संबंध जानते हैं क्या, बिल्कुल, डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा बराबर डेल्टा फाई बटे कितना 2 पाई। सर जी हाँ, पर समझो सर अपने को लैम्बडा नहीं पता है। लैम्बडा नहीं पता है, कैसे निकाल लेंगे, जरा समीकरण पे आओ। क्या इस समीकरण में हम लोग जानते हैं क्या कि x के गुणा में जो आता है उसको हम लोग k कहते हैं। यस सर, तो k का मान कितना 2 पाई इंटू पॉइंट का 1 है, और k का फॉर्मूला भाई होता है 2 पाई बटा लैम्बडा। ये कितना 2 पाई इंटू कितना पॉइंट का 1, पॉइंट हटा देंगे, बटे में कितना 10, 2 पाई गया, ओ 3 रुक जाओ, 2 पाई गया, तो लैम्बडा का मान कितना गया 10 आ गया। बहुत बढ़िया, लेके आएंगे। लैम्बडा का वैल्यू मिल चुका 10, तो डेल्टा एक्स कितना है भाई, डेल्टा एक्स हमारे पास क्वेश्चन में कितना 2 सेंटीमीटर, लैम्बडा कितना 10 सेंटीमीटर, फेज डिफरेंस पूछा गया है, डिवाइड में कितना 2 पाई है। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 कितना 4 होगा, तो 4 पाई बाय 10 कितना 0.4 पाई कर देते हैं। अब देखो आपको ऑप्शन में दे रखा है डिग्रीज में। यस सर, तो एक काम करो, डिग्री में बदल देंगे सर, कैसे 180 बटे पाई से गुणा करके, तो पाई से पाई गया, 0 से 0 गया, गुणा करो 4 8 32 3 कितना 72 डिग्री, तो 72 डिग्री आपका आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी। चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, आराम से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 120 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग में 0.8 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच में कलांतर दे रखा है, तो तरंग का वेग पूछा गया। कर सकते हो क्या, सेम टाइप का भैया देख लो, मेरे पास आपको डेल्टा एक्स का मान 0.8 दे रखा है ना, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना 90 डिग्री दे रखा है। 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। हमसे पूछा गया तरंग का वेग। देखो आवृत्ति दे रखी है, यस सर, तो v बराबर f इंटू लैम्बडा, ये तो मेरे को निकालना है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, लैम्बडा मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो इनके बीच में जो संबंध होता है डेल्टा एक्स बटे लैम्बडा, डेल्टा फाई बटा 2 पाई, तो यहां पे सब कुछ रखोगे, लैम्बडा निकालोगे, लैम्बडा निकाल के इस पे चिपका देना, ये खुद से कर लेना होमवर्क के तौर पे। जी हाँ सर, चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, आगे बात करता हूं। एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या, एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या
इसको बोलते हैं तरंग संख्या। क्या बोलते हैं इसको? तरंग संख्या कहते हैं। एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या को बोलते हैं तरंग संख्या 1/λ। तो तरंग संख्या ऑप्शन कौन सा? बी मेरे पास सही बनेगा। ठीक है, अगला एक समीकरण दे रखा है, बोला गया है कि इनमें से कौन कौन सी बातें इस समीकरण के लिए सही है। चलो याद करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि जब यहां बीच में प्लस आता है इसका मतलब क्या होता है कि तरंग जाएगा माइनस का x दिशा में। तो तरंग का संचरण ऋणात्मक x में होगा, तो ऋणात्मक x। ठीक सर, बात करते हैं आगे। सर पूछा गया कि एक तो उसका वेग, तरंग का वेग हम जानते हैं t के गुणा में जो होता है वो बनता है ओमेगा, और x के गुणा में जो होता है वो बनता है k। बात कर लेते हैं। तो समीकरण के हिसाब से ओमेगा का मान है 60, के का मान है 2, और तरंग का वेग हमने कितना पढ़ा है? ओमेगा बटा के, मतलब कि 60 बटा 2 भाग दो कितना? 30। तो 30 मीटर प्रति सेकंड ये होगा तरंग का रफ्तार। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है ना। ये लास्ट वाला आपका अपने आप देखो, बात करें आयाम 10 की घात 4 क्या भैया इसका आयाम है, तो ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश गति करती हुई 10 की घात 4 मीटर उसका आयाम होगा। तो ये बात भी एकदम करेक्ट हो गया। बात करें अब आवर्ती और तरंग धैर्य। देखो ओमेगा का मान कितना दे रखा है? 60। हम जानते हैं क्या, ये होता है 2 पाई इंटू एफ। यस सर, तो एफ कितना आएगा? 60 बटा 2 पाई, 2 से काटोगे कितना? 30 बटा पाई। पाई कितना होता है सर? लगभग 3 मान लूं। 3 मानोगे तो भाई 10 के आसपास या एग्जैक्ट ले लो, 10 से थोड़ा कम आएगा। 10 से थोड़ा कम क्या दिखता है? 30 बटा पाई आवर्ती। यस सर, यही मेरे पास आवर्ती है। बात करें तरंग दैर्घ्य, के का मान कितना? लैम्बडा। निकाल सकते हो ना, 2 पाई बटा लैम्बडा। हाँ जी सर, 2 से 2 काट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेना कितना? पाई। तो लैम्बडा आया मेरे पास कितना? पाई के बराबर से। ये क्या है? हाँ सर, ये बात एकदम करेक्ट है। मतलब कि चारों के चारों ऑप्शन इसके करेक्ट आ रहे भैया। चारों ठीक है क्या यार? सही है भाई साहब। चेक कर लेते हैं। 60 बटा 2 30 करेक्ट है। ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश गति करती हुई 10⁴ आयाम वाली। हाँ सही है भाई, एकदम परफेक्ट है। सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए यार, सही है भाई। ये भी ठीक चल रहा है, इनका भी ठीक है। पाई मीटर और 30 बटा पाई हर्ट्स, एकदम परफेक्ट भाई, जो भी है सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि 2 बिंदु स्रोत अवशोषण रहित माध्यम में सभी दिशाओं में समान रूप से ध्वनि उत्पन्न कर। ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है? ध्वनि स्रोत। यस सर, बोला गया है कि 2 बिंदु P और Q 2 और 3 मीटर की दूरियों पर है, तो इन पे आने वाली तरंग की तीव्रताओं का अनुपात याद करते हैं। मैंने स्पेशली लिख के दिया था कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है तो हमने कहा था कि उनके लिए जो इंटेंसिटी होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यस सर, लिखवा के दिया है। तो इसके हिसाब से P और Q पे जो भी तीव्रता आएगा उनकी दूरियों के उल्टे अनुपात में पावर 2 के साथ आएगा। यस सर, तो Q का दूरी है 3, इसका दूरी है 2, करेंगे इसका वर्ग, तो 3 का स्क्वायर 9, ये कितना? 4 सर। जी हाँ, तो 9 बटा 4 ये आएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा? पहला। क्या ये बात सभी को क्लियर है? सर जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करता हूं। अगला मेरे लाल देखो से क्या बोलता है। 2 यांत्रिक तरंगों का समीकरण दे रखा है। बोला गया कि तरंग की तीव्रता बताओ। याद करो, तरंग की तीव्रता का जो डिटेल हमने पूरा फॉर्मूला बताया था समीकरण के लिए, 1/2 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी लिखवाया था क्या? हाँ सर, आपने लिखवाया तो यही था, है ना। हाँ ठीक है। बोला गया कि हमारे पास क्या एक माध्यम में समान वेग से गति करे। भैया इनका वेग समान है, तो भैया क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से भैया वेग तो समान हो गया। ठीक सर, चलेगा। बात करते हैं, हमारे पास एक तो चाहिए आयाम। ठीक सर, आयाम कितना? 2 और 4 अलग अलग है। ठीक, तो इसको बात करेंगे। आयाम की बात की जाएगी। समान माध्यम है तो माध्यम का तो मेरे पास सेम चलेगा, इसकी बात नहीं करूंगा। और रही बात ओमेगा, टी के गुणा में जो होता है तो 2 पाई इंटू 50 बनेगा ओमेगा, और 2 पाई इंटू 100 बनेगा इसका ओमेगा, मतलब ओमेगा भी अलग है, तो भैया ओमेगा की बात की जाएगी। तो इसके हिसाब से क्या है, आपकी आने वाली इंटेंसिटी समानुपाती है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बात करते हैं इनकी तीव्रताओं का अनुपात, तो a1 बटा a2 इंटू ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर डालेंगे। ले भैया आओ सॉल्व करते हैं। A1 पहले का आयाम 2, दूसरे का 4, इसकी आवर्ती 2 पाई इंटू 50 टी का गुणांक, और इसकी आवर्ती 2 पाई इंटू 100 फिर से टी का गुणांक, पावर कितना? 2 है।
चलेगा दोस्त, आओ आओ आओ, 2 से कटा 2 बार में, 2 पाई कटा, ये कितना 2 बार में, तो 2 इंटू 2 कितना 4, और 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो 1/16 इनकी तीव्रताओं का अनुपात है। चलेगा। उसके बाद हमसे पूछा कि भाई ए का मान, कि भाई ए क्या है, नहीं पता, चलो बात करते हैं। उसने बोला कि अपने पास तरंग का वेग सेम है, समान है। यस सर, वेग समान मतलब v बराबर ओमेगा बटा के, ये मेरे पास सेम होना चाहिए। यस सर, तो पहली तरंग के लिए ओमेगा टी का गुणांक कितना 2 पाई इंटू 50 बटे में के कितना आएगा 2 पाई इंटू 2, x का गुणांक होता है। यस सर, यही काम दूसरे के लिए, इसके लिए तो 2 पाई इंटू 100 तो हो गया ओमेगा टी के गुणा में जो होता है, करेक्ट, और डिवाइड में आपका के x गुणा में आएगा कितना 2 पाई a। यस सर, दोनों कर दो आपस में बराबर, बहुत बढ़िया। ले भैया आओ सोल्व किया जाए। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई डन, 50 से काटा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू कितना मेरे पास 4 हो गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे इसको सोल्व किया जा सकता है। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। आगे बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल सर। चलो भैया आओ, यहां देखते हैं। एक स्टील का तार है जिसकी लंबाई आपको दे रखा है, नियत तनाव उसका रखा हुआ है, तब तरंग में उत्पन्न होने वाले अनुप्रस्थ तरंगों का वेग, भैया तार के अंदर, रस्सी के अंदर आपका बनने वाली तरंग का वेग पूछा गया। क्या पढ़ते हैं भैया? टी बटा म्यू पढ़ते हो क्या? यस सर, तनाव टेंशन टी तो अपने को दे रखा है सर। म्यू क्या होता है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान दे रखा है, लंबाई दे रखा है, लग क्या हो, तो म्यू कितना है बता भैया? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना 6 इंटू 10⁻³ लंबाई कितना भाई? एल का मान 90 सेंटीमीटर, बदलो मीटर में, बहुत बढ़िया। चल भाई बात करते हैं। ले लाला देखो, 3 से काट दूं क्या 2 बार में, ये कितना 30 बार में, वेरी गुड। 2 0 से 2 0 उड़ाओ, पावर माइनस का 1 आएगा, बहुत बढ़िया सर। 2/3 ये 0 को ऊपर भेजो, 10⁻² चलेगा, लेके आओ भाई। v का मान t कितना भैया? t का मान है 100, म्यू का मान है 2/3 इंटू 10⁻², चलेगा। हाँ सर, 10⁻² को ले जाओ ऊपर, तो 10 कितना 4 हो जाएगा, और ये कितना 3/2, चलेगा। हाँ सर, अब 10⁻4 का रूट होता है 10⁻², अब 3/2 भाई कैसे करेंगे, कैसे इसको किया जाता है? देखो हम जानते हैं, लंबा ना हो जाएगा ये, जो भी है आज कुछ ऐसा रहा है। रुक के जाओ, तिल का तार लंबाई दे रखा है, किया अपन ने एकदम ठरक के भाई, ठीक 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 ठीक, जो भी है तो अभी यही। और माइनस का 2 प्लस का 4, सही है भाई। अब तो जो भी होगा इसी से आंसर आएगा। लगता है ऑप्शन साइज में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, देख लेते हैं। देखो सर 2 बार आ गया, अब 3/2 सर, 3 कितना होता है सर? 1.5 के आसपास होता है, 1.5 के आसपास होता है, ठीक है। जरा सोचा जाए, देखो 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 1.5 कैसे हो गया? 1.5 1.5 1.5 थोड़ा आसान कर सकते हैं क्या? करते देखो 11 का 100 कितना होता है? 121, तो 1.1 का 1.21, ठीक है। 12 का 100 कितना होता है? 144, तो 1.2 कितना होगा? 1.44। लेकिन आप पास ये 1.44 के ऑलमोस्ट नजदीक है, तो आप इसको ऑलमोस्ट 1.2 मान सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1.2 के लमसम माना जाए तो 1.2 इंटू कितना 10⁻² के आसपास, तो 120 के लमसम इसका आंसर बैठना चाहिए, 120 के लमसम। पर सर ऑप्शन कैसे मैच करें? देख ये देखता है कि ये तो नहीं बैठ रहा है। यस सर, इसकी बात करता हूँ, है ना। 50 रूट 6 कितना आएगा? रूट 6 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ मतलब तो 2 या 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 50 इंटू अगर 2 करोगे भाई कितना 100 आएगा, इंटू 3 करोगे कितना 150 आएगा, उनके बीच में आंसर वही बैठेगा। तो आप इसको टिक मार सकते हो, ठीक है। लमसम एग्जैक्टली नहीं बैठा अपना, पर आपने लमसम आइडिया बैठा लिया, ठीक है। चल जाएगा हम। हाँ जी सर, देखो 120 आया, वहाँ देखो रूट 6 सर, इसका स्क्वायर रूट 2 और 3 के बीच में आएगा, तो अगर 2 लूंगा तो 50 इंटू 2 कितना 100 बनेगा, 3 लूंगा तो 150 बनेगा, तो 100 और 150 के बीच में आना चाहिए, जो कि आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल चलेगा, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल। एक कॉपर तार को 2 दृढ़ सिरों के मध्य 30 डिग्री सेल्सियस पर तार पर्याप्त तन्य है परंतु तनाव 0 है। ओके, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार में तरंग का वेग कितना हुआ? समझते हैं। जब आपने तापमान कम किया तो आपका लंबाई कम होने का प्रयास करेगा, थर्मल एक्सपेंशन। हाँ सर, लंबाई कम होने का प्रयास करेगा, हम उसको कम होने नहीं दे रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा भैया? स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस। अरे हाँ सर, और ऐसे में वो तरंग का वेग पूछा, वेग कितना लिखवाया था?
ये लिखा था आपने सिग्मा बटा रो। सर सिग्मा क्या था? स्ट्रेस, प्रतिबल, और रो क्या होता है? डेंसिटी। बहुत बढ़िया सर। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सर वाई अल्फा डेल्टा टी। हाँ जी सर, उष्मीय प्रतिबल, उष्मीय प्रतिबल। बट इससे बड़े में कितना आएगा? रो आएगा। सारी चीजें पता है भाई, इसमें डाल देना भाई। मैं लिख रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। वाई का मान कितना है? वाई का मान 1.3 इंटू 10⁻11। अल्फा कितना भैया? अल्फा हो रहा 1.7 इंटू 10 की पावर कितना? -5। डेल्टा टी 30 से लेकर 10 पे लिया है, तापमान का परिवर्तन हो गया 20 बटे में आपका घनत्व रो, डी बोला हुआ है, कोई बात नहीं। तो 8 इंटू 10 की घात कितना? 3। इसको रखना, सोल्व करना, आपका आंसर मिल जाएगा। ये काम आपके ऊपर है, ठीक है। आपको सुने बता दिया फॉर्मूला, चल जाएगा दोस्तों। हाँ जी सर, ये काम मैं होमवर्क के तौर पे तुम पे छोड़ रहा हूँ, हालांकि छोड़ना बनता नहीं, तुम उस लायक हो तो नहीं, फिर भी छोड़ देता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है। कर लो तुम लोग, ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। कर दूं क्या? थोड़ा कर देता हूँ, तुम फिर बाद में रोक देना, फिर कर लेना यार। नहीं तुम करो, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोला गया ध्वनि तरंगों में निम्न घटना का प्रेक्षण नहीं किया जा सकता। बात समझते हैं। हमने कहा भाई ध्वनि तरंगे से क्या होती है सर? एक तो ये आपकी होती है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। दूसरा हमने कहा था सर ये आपकी होती है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास वेव होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी भी ध्रुवण नहीं दर्शाती हैं। ध्रुवण दिखाने के लिए तरंगों का ट्रांसवर्स होना आवश्यक होता है, समझते हो? ट्रांसफर मतलब अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए ही आप लोग ध्रुवण का जो घटना है वो देख पाओगे, बाकी नहीं देख पाओगे। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया। अगले बात करें, अगले सवाल। ध्वनि तरंगे किसी शुष्क दिन, शुष्क समझते हो? जिस दिन भैया गर्मी सूखी होता है, सूखे दिन में पड़ रही है। हाँ सर, शुष्क दिन में वर्षा के बाद अधिक वेग से चलती है। अच्छा, सूखा दिन, बारिश होगी, तेज चलेगी सर, क्यों? बारिश होने से क्या होता है भैया, आपकी जो हवा होती है वो हो जाती है आर्द्र, है ना, ह्यूमिड एयर हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, आपका थोड़ा जल वाष्प आ जाता है। अब वो आ जाने से क्या होता है, तो उसके आने से क्या होता है, आपका ओवरऑल डेंसिटी कम होता है। भाई समझना कि भाई क्या है, बारिश के बाद हवा की सांद्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता, गलत बोल रहा हूँ, सांद्रता आर्द्रता बोलते हैं, आर्द्रता बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से डेंसिटी कम होता है, और साउंड का स्पीड गामा पी बटा रो पढ़ते हो रूट में? यस सर। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो साउंड का, सॉरी उल्टा हो गया, डेंसिटी मेरे पास कम होगा तो साउंड का रफ्तार मेरे पास क्या है, बढ़ जाएगा। हाँ सर, तो इसलिए बारिश के बाद जो ध्वनि हमारे पास है वो ज्यादा तेजी से गति करता है। ओके सर, तो वर्षा के बाद वायु की आर्द्रता बढ़ जाता है, और इसी वजह से मेरे पास क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। चलेगा? हाँ जी। एक कार स्थिर अवस्था में हॉर्न बजाता है, वह कार में बैठा प्रेक्षक इसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के बाद सुनता है। इको, इको भैया प्रतिध्वनि को बोलते हैं इको, के भैया आप कहीं खड़े हुए हो, जोर से चिल्लाते हो, यस सर, चिल्लाते हैं तो आवाज जाती है, टकरा के वापस आती है, उसको बोलते हैं हम लोग इको, प्रतिध्वनि। अच्छा, तो बोला कि 5 सेकंड में काम हो रहा है, चलो ठीक है। आदमी यहां बैठा हुआ होगा, उसने कुछ आवाज को उत्पन्न किया, वो आवाज आगे गई, किसी दीवार से किसी जगह टकरा के वापस आ गई। कितने देर में? 5 सेकंड में। मान लो कार की इस वस्तु से दूरी कितना, x मान लो, तो x दूरी जाना और x मेरे पास वापस आना, तो भाई चाल बराबर दूरी बटा समय। सही है क्या सर? 2x क्यों भाई? x जाना और x वापस भी आएगी। हाँ सर, तो ध्वनि का रफ्तार हमसे पूछा गया है, दूरी कितना भैया, रुको, दूरी पूछा गया है, वेग नहीं रखा, तो कोई बात नहीं। ध्वनि का वेग कायदे से क्या होता है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्वनि वेग कितना, 340 मान लो, ये कितना 2x, समय कितना बोला गया, 5 सेकंड। बहुत बढ़िया, काटो, 2 से काटा 170 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भैया, 170 इंटू का 5, 5 7 35, 3 गया ऊपर, 850 मीटर। 850 मीटर में कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम 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 सही आंसर बनेगा। बोलो हाँ के ना? जी हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल यहाँ देखो, एक आदमी 2 पहाड़ों के बीच में, सर ठीक है, और वो फिर से चिल्लाता है, उसको इस बार 2 बार प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब सोचो कि 2 पहाड़ों के बीच में ना, एक पहाड़ ये रहा, एक पहाड़ ये रहा, इनके बीच में आदमी खड़ा हुआ है, भाई कहीं खड़ा हुआ होगा। अब जब भी वो चिल्लाएगा आपकी आवाज जाएगी चारों तरफ, तो एक बार यहां से टकरा के वापस आएगी, एक बार यहां से टकरा के वापस आएगा। तो मान लो ये दूरी कितना अपन ने x1 कह दिया, ये हमने कितना x2 कह दिया, और वही काम जो आपने अभी किया था सिर्फ टू सम चिपका दो। पहले वाले के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल कितना दोस्त, 330 है,
दूरी मेरे को नहीं पता, समय बोला गया कि पहली प्रतिध्वनि कितना 1 सेकंड के बाद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 330 बटे का 2 कितना आएगा 165 मीटर। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर। सर यहां से भी आवाज चक रहा था, यस सर। तो इसके लिए भी क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 330 तो ये हो गया, दूरी मेरे को नहीं पता, समय बोला गया 2 सेकंड, 2 से 2 काटो तो x2 कितना पास होगा 330 मीटर पर मीटर आएगा। ठीक है, हम तो गया पहाड़ के बीच का दूरी, तो पहाड़ के बीच का दूरी कितना है पास x1 प्लस x2, जरा जोड़ दो तो 330 प्लस का 165, 5 9 4 495 क्या है, उनके मध्य का दूरी होगा, पहाड़ों के मध्य का। चल जाएगा? जी हाँ सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करेंगे। अगला सवाल आ जाए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात दे रखा है कितना, 1.4। ठीक है, ठीक है, चलेगा। बात करते हैं, यदि ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग कितना 500 मीटर पर सेकंड है, तो नाइट्रोजन में समान ताप और दाब पर ध्वनि का वेग कितना, समझते हैं। क्या ध्वनि का वेग हमने पढ़ रखा है सर, गामा आर टी बटा एम डब्ल्यू। यस सर। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों डायटोमिक गैस, तो भाई दोनों के लिए गामा सेम आता है, दोनों डाई एटॉमिक गैस, दोनों के लिए बस क्या गामा सेम टू सेम आएगा। अच्छा, बात कर रहे हैं ऊपर से क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि तापमान भी समान है भैया, तापमान सेम, आर दुनिया के लिए सेम, गामा ऐसे सेम आता है, बस क्या है वीएस समानुपाती 1/√mw होवेगा। यस सर। तो इसके हिसाब से कितना v1/v2 m2/m1 रखा जाए। तो भाई मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन में रफ्तार दे रखा है 500, हाइड्रोजन में पूछा गया है ऑक्सीजन का आणविक भार कितना 32, हाइड्रोजन का कितना 2 है सर। जी हाँ, काटो 16 का रूट कितना होगा दोस्त 1/4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो भाई कितना 2000, तो 2000 वही 2000 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन कौन सा, पहला। चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। वायु में संचरित हो रही ध्वनि की आवृत्ति कितना भाई 4000 हर्ट्ज है। जब तरंगाग्र टी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस वाले क्षेत्र से उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां पे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान मेरे पास कम हो जाता है, तो आवृत्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, नो चेंज। क्यों? आवृत्ति भैया आपका सोर्स पे डिपेंड करता है, किस पे, सोर्स पे, स्रोत पे। तो जिस स्रोत से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, जब तक स्रोत समान रहेगा फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे, जब किसी पानी की मात्रा को 100 किलो पास्कल के दाब से संपीड़ित किया जाता है, तब आयतन में इतने का परिवर्तन आता है। तो जल में ध्वनि का वेग बताओ, बात समझते हैं। जल में ध्वनि का वेग, भाई ध्वनि का वेग द्रव के अंदर B/ρ लिखवाया है। तो B क्या होता है, बल्क मॉडुलस, रो होता है डेंसिटी। सब बल्क मॉडुलस क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन उसके अलावा उसने दे रखा है इंफॉर्मेशन। क्या जानते हैं क्या, कि प्रेशर P बराबर बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा V/V कहते हैं क्या। यस सर। तो क्वेश्चन के हिसाब से रखा है प्रतिशत परिवर्तन। ओके, डेल्टा P 100 किलो पास्कल, किलो मतलब 10⁻³ B मेरे को नहीं पता, डेल्टा V/V। देखो, अगर मुझे बिना परसेंटेज के चाहिए भैया, बिना परसेंटेज के, तो परसेंटेज हटाओ बटे में 100 लगा दो, ये डेल्टा V/V का मान। बहुत बढ़िया। 10⁻2 और 3 कितना 5 हो गया, ये कितना हो गया B हो गया, ये कितना 5, 3 0 इसके 2 0 इसके ऊपर जाएंगे कितना 10⁻⁻5 हो जाएगा, 5 लगता है इस तरफ। तो B बराबर 1/5, 10⁻5 और 5 कितना 10, भाग दो कितना 0.2 इंटू 10⁻10 लेके आओ, रखो भाई। ये कितना है, B का मान है 0.2, 10⁻10 हो गया, डिवाइड में पानी का घनत्व 10⁻3, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेरी गुड। पावर 3 से काट में कितना 7 बचेगा, है ना, वही 7 बचेगा, 7 में से 1 0 उड़ा दो, कितना 2 इंटू 10⁻6। वेरी गुड भाई। 2 कितना √2, 10⁻6 कितना 10⁻3 बचेगा। √2 होता है 1.414, ओ ही 1.414, 10⁻3 गुणा कर दो तो 1414। ठीक है, 1414 चलेगा। हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड। कितना बचेगा 1400 के आसपास, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। चलेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड। अगला सवाल पढ़ते हैं। यदि ध्वनि की तीव्रता इतना हो तो ध्वनि की रुक जाओ
ध्वनि की प्रबलता आना चाहिए यहाँ पे, प्रबलता, प्रबलता मतलब लाउडनेस। ठीक है, मेरे पास लाउडनेस पूछा गया, तो ठीक है हम जानते हैं लाउडनेस का फॉर्मूला भाई होता है 10 लोग आधार 10 आई बटा आई नोट, ये लिखते हैं क्या? यस सर। तो मेरे पास कितना हो गया, ये वाला 10, ये कितना लोग आधार कितना 10, अब आई सर, आई का मान कितना 2 इंटू 10 की घात माइनस का 8, और याद करते हैं सर आई नोट क्या था सर, आई नोट आपका होता देहली तीव्रता 10 की घात माइनस 12 हमने आपको बताया था सर। जी हाँ, सिंप्लीफाई करते हैं, पावर 8 से इसको करो 10 की घात कितना माइनस का 4, ऊपर जाते हैं कितना 10 लोग आधार 10 ब्रैकेट में कितना 2 इंटू 10 की पावर 4। भैया लोग के बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, लोग m इंटू एन, इनको अलग कर सकते हैं, कितना बस लोग ब्रैकेट में लोग m प्लस लोग n, चलेगा? जी हाँ सर, सिंप्लीफाई करते हैं, देखो लोग 2 का मान कितना होता है 0.3 के लमसम, और 10 की घात 4 है भैया, पावर आएगा आगे, और लोग 10 कितना पास होगा, ये हो जाएगा 1, चलेगा? 4 प्लस 0.3 4.3 गुणा करोगे कितना 43, बहुत बढ़िया सर, ये आपका आंसर एकदम बन जाएगा। आई होप हमें इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर है क्या? यस सर, तो 43 डेसिबल ये आपका एकदम 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 सही आंसर बन जाएगा। वेरी वेरी गुड, आगे बात करता हूं, यदि ध्वनि की तीव्रता को दुगना कर दिया जाए तो आपकी प्रबलता कितना बढ़ जाएगा? प्रबलता का परिवर्तन डेल्टा एल पूछ रहा है, क्या लिखवाया था 10 लोग बेस 10 कितना था भाई i2 बटा i1 लिखवाया था क्या? यस सर। सॉल्व करते हैं, कितना है पास 10 लोग बेस 10, आपकी फाइनल तीव्रता 2i, ये कितना i से i कट हो सके, ये 2i कैसे आया? क्वेश्चन लिखा हुआ है दुगना, क्या दुगना, पहले i था तो बाद में दुगना कर दूंगा सर, बहुत बढ़िया। तो लोग 2 कितना होता है भैया 0.3 के आसपास, तो 0.3 इंटू 10 कितना 3, तो आपकी प्रबलता में 3 डेसिबल का फर्क देखने को मिलेगा जब उसकी आप तीव्रता को दोगुना कर दोगे, चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करता हूं, यहां बात करते हैं कला संबद्ध स्रोत। सर ये हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, कोहेरेंट सोर्स, और यहां पे मैंने आपको थोड़ा बताया था इंटरफेरेंस में, व्यतिकरण में। इंटरफेरेंस में हमने कहा था कि जब कभी दो तरंगे समान दिशा में चलते हुए समान आवर्ती के साथ एक दूसरे पे इस प्रकार अध्यारोपित होती हैं कि उनके मध्य कला अंतर आपका नियत रहे, समय के साथ ना बदले, तो ऐसे सोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। अच्छा, तो भैया ऐसे सोर्स जिनके लिए मेरे पास क्या, एक तो ओमेगा सेम हो, अब समान माध्यम चल रही है तो वी भी सेम होगा, अरे भैया जब वी भी सेम हो गया तो लैम्बडा भी तो सेम आएगा, अरे हाँ सर, तो मेरे पास क्या है, सब कुछ इनका सेम चलता है, ठीक है, मेरे पास इनका सब कुछ सेम चलता है। अब सेम चल रहा है, साथ में कला संबंध इनका नियत होना चाहिए भैया, फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। कला और कला वेग समान नहीं सर, कला वेग अलग चीज होती है, कला समान होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में गारंटी नहीं है ना। तरंगदैर्घ्य आयाम, सर आयाम की गारंटी नहीं होता भैया, गलत है, आयाम की गारंटी नहीं होता है, गलत है सर। तरंगदैर्घ्य और कला, यस सर, उनकी कला मेरे पास नियत होना चाहिए और तरंगदैर्घ्य मेरे पास नियत होना चाहिए, तो भैया हाँ ऑप्शन डी एकदम एकदम सही आंसर बनेगा। अगला सवाल, यदि अध्यारोपण के दौरान तरंगों के मध्य कला अंतर 2 पाई हो तो परिणामी आयाम, याद करते हैं क्या हमने कहा था कि भाई हमारे पास अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है तो आपको क्या मिलता था, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऐसी अवस्था में जो आपका आयाम था वो आपका अधिकतम था। हाँ सर, तो देखना जब n का मान 1 रखोगे तो 2 पाई मिलेगा, यस सर, n का मान 1 रखने पे कितना 2 पाई मिलेगा, मतलब आपको आयाम मिलेगा सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। सर बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। अगला सवाल, डायग्राम एक हमारे पास क्या है, 2 समीकरण, समीकरण नंबर 1 और 2, बोला गया कि हमसे अगर कला अंतर पाई बटा 2 हो तो परिणामी आयाम कितना होगा। तो मैंने कहा था कि आप कला अंतर को कोण की तरह मान के चलो, पहले का आयाम 0.3, दूसरे का आयाम 0.4, कितना कोण पाई बटा 2 90 डिग्री। देख ले, पहले का आयाम है 0.3, दूसरे का आयाम है 0.4, इनके बीच में कितना कोण
90 डिग्री। हाँ सर, तो हम जानते हैं कि इनका रिजल्टेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो परिणामी आयाम, अब तुम तो जानते हो 3 और 4 तो बचपन से पढ़ते रहो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 बन जाता है। तो 0.3 स्क्वायर 0.4 स्क्वायर 0.5 मेरे पास बनेगा। भाई ये कहाँ गया, ये पीछे कैसे आया है, आगे 0.5 है ना, तो 0.5 मेरे पास क्या होगा, इनका आयाम मेरे पास बन जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करता हूँ। अगला 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 y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा 6 और y बराबर a cos ओमेगा टी, तो इनके बीच का परिणामी आयाम समझते हैं। सर ये समीकरण साइन में है, तुम कोस में क्यों भैया, तुम्हें भी साइन में लेके आएंगे। तो साइन हम जानते हैं कि कॉस वाला ग्राफ साइन से हमेशा पाई बटा 2 कोण आगे चलता है। यस सर, मेरे पास इसकी प्रारंभिक कला पाई बटा 6, तुम्हारी प्रारंभिक कला पाई बटा 2। हमसे जगह क्या भैया, फेस डिफरेंस निकालो। सर फेस डिफरेंस मतलब इनके बीच का कोण बताओ भाई कुल मिला के। तो पाई बटा 2 माइनस का पाई बटा 6, भाई ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री पे घटाओ कितना 60 डिग्री आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो दोनों का आयाम समान। यस सर, वेक्टर में जानता हूं जब कभी दो समान परिमाण के सदिश एक दूसरे से कितना 60 डिग्री कोण पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कितना आता है, √3 गुना मेरे पास आता है। सर जी हाँ, √3a खत्म। ये आपका आंसर। सर क्या बात कर रहे हो, इतना आसान? अरे बहुत आसान होता है भाई, बहुत ही ज्यादा मेरे पास क्या होता है, आसान देखने को मिल जाता है। वेरी गुड। यहां बात करता हूं। अब हमसे पूछा गया भैया अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। देखो अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, इन समीकरणों से क्या निकाल सकता हूं? तो इन समीकरणों से मैं आयाम निकाल सकता हूं, क्योंकि आयाम का ही संबंध होता है इंटेंसिटी के साथ। जानते हो भैया कि सर आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर। हाँ, तो आई का संबंध ए के साथ होता है, तो भैया पहले ए निकालेंगे। पर सर ये अधिकतम मान पूछ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम, क्या अधिकतम और न्यूनतम ए आयाम के पदों में लिखवाया था क्या? a1 + a2 बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होता है। सर जी हाँ, तो a1 कितना 5, a2 कितना 10, a1 कितना 5, a2 कितना 10, करेंगे इसका स्क्वायर तो 5 + 10 15 बटे में कितना -5, करूंगा इसका स्क्वायर, 5 से काटना कितना 3 बार, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9/1 इनकी तीव्रताओं का अनुपात आ जाएगा। चल जाएगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। आई होप हमें इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द नहीं होगा। हाँ जी सर, तो एक मिनट तुम इसको ट्राई करो, मैं अपना चश्मा लेके आता हूँ, थोड़ा आंखें जल रही है आज। एक रुकें बच्चों, ठीक है प्लीज। हाँ भाई अपना अपन चश्मा ले आए हैं, ठीक है। लो भैया आओ शुरू करते हैं प्रोग्राम। क्या बोलता है वो, देखो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। देखो भैया तीव्रताओं का अनुपात अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 9/, क्या बोलता है कि मैं अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताऊं। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जब आपको I1 I2 पता है, याद करते हैं कि Imax का फॉर्मूला √I1 + √I2 का होल स्क्वायर और I मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देता हूं पूरे का। बहुत बढ़िया, रूट करना है √I1, I1 कितना 9 मान लूं तो 9 का रूट कितना 3, I2 4 मान लो, 4 का रूट कितना 2, तो 3 + 2 3 - 2 पावर कितना मेरे पास 2 होगा, 3 + 2 5/1 का होल स्क्वायर, 5/1 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो 25/1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अगला बोला गया दो ध्वनि स्वर जब एक साथ ध्वनित किए जाते हैं तो 0.25 सेकंड में 4 विस्पंद उत्पन्न होते हैं, तो इनकी आवृत्तियों का अंतर क्या होगा? याद करते हैं, क्या हमने पढ़ रखा है क्या? बीट फ्रीक्वेंसी, सब फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है। हाँ सर, तो इनडायरेक्टली बीट ही बोल रही है, बीट्स आपसे पूछ रहा है। पर बीट्स क्यों था आपने? तो बीट्स आपने कहा था कि 1 सेकंड में कितनी बार आपको अधिकतम तीव्रता मिलता है। ओके सर, तो वो कह रहा है कि 0.25 सेकंड में आपको 4 बीट्स सुनाई दे रहे हैं, 4 बार अधिकतम तीव्रता मिल रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार आएगा? 4/0.25। अब याद करते हैं जिनको पता है सर, 0.25 कितना होता है 1/4 होता है, तो 4 जाएगा ऊपर, 4 कितना 16, तो 1 सेकंड में 16 बार आपको बीट्स आएंगी, और यही मेरे पास क्या होता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज का अंतर होता है, उनकी तीव्रताओं का, आवृत्तियों का अंतर होता है। कितना आंसर का 16, ऑप्शन कौन सा 16। बहुत बढ़िया, आगे याद करता हूं। सवाल देखो 256 और 258 कंपन
प्रति सेकंड आवृत्तियों के दो स्रोत्र एक साथ कंपन करते हैं तो एक श्रोता द्वारा सुनी गई दो लगातार अधिकतम तीव्रता की ध्वनियों के मध्य समय अंतराल कितना हो। समझते हैं भाई बीट्स क्या होता है। सर बीट्स मेरे पास क्या आपको एक सेकंड में कितनी बार अधिकतम तीव्रता मिली। समझो मेरे पास क्या है 258 बड़ा वाला माइनस 256 छोटा वाला, मैं घटाओ कितना 2, मतलब कि एक सेकंड में आपको 2 बार अधिकतम तीव्रता मिलेगी। एक सेकंड में 2 बार, एक सेकंड में 2 बार आपको अधिकतम तीव्रता मिलेगी तो उनके बीच का समय अंतराल कितना होगा दोस्त। तो उल्टा कर दो ना 1/n, सिंपल सा फंडा है। तो 1/2 कितना 0.5, तो मतलब लगातार जो 2 आपको अधिकतम तीव्रताएं मिलेंगी उनके बीच में 0.5 सेकंड का अंतर आएगा। तो पहले अभी एक, फिर आधे सेकंड के बाद अगली, ऐसे आपको सुनाई देगा। तो भैया 0.5 सेकंड उनके बीच का समय अंतराल डायरेक्टली से निकाल सकते हो। बात करें आगे, दो स्वरित्र द्विभुजों को एक साथ ध्वनित करने पर 4 विस्पंद प्रति सेकंड पैदा होते हैं। चल ठीक है, दो स्वरित्र हैं, एक की आवृत्ति आपको दे रखा भैया, एक का आवृत्ति अपने को दे रखा है और बीट्स का कितना लगा अपने को 4 विस्पंद। भाई बीट्स क्या होता है फ्रीक्वेंसीज का अंतर। पर सर मुझे पता नहीं कि बड़ा वाला कौन सा, तो कोई बात नहीं, दोनों केस लो, एक बार f1 बड़ा मानूंगा और एक बार f2 को बड़ा मानूंगा। चल ठीक है, f1 का मान से अगर यहाँ रखता हूँ कितना 256 माइनस का f2 बराबर 4। जब इसको सॉल्व करूंगा 4 को लाएंगे इस तरफ तो f2 का मान होगा 252। ये काम यहां करता हूं तो f2 नहीं पता, f1 कितना 256 बराबर कितना होगा 4, ये जाएगा उस तरफ तो भाई f2 का मान कितना 260 मेरे पास बनेगा। ठीक सर, पर मुझे पता नहीं कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी द्विभुज पर, किस पर, इसी पे जो आपका इसका आपको आवृत्ति पता है, इसी पे अगर आपने मोम लगा दिया, हमने कहा था मोम लगाने पे क्या होता है चीजें भारी होती हैं, चीजें भारी होंगी तो उसका मेरे पास क्या है फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि f1 की फ्रीक्वेंसी को कम करने से विस्पंद बड़े हुए सुनाई दे रहे हैं। विस्पंद क्या है, बड़े हुए सुनाई दे रहे हैं। जरा बात को सुनिएगा, विस्पंद बड़े हुए सुनाई दे रहे हैं, समझना। सर f1 को कम कर रहा हूं, यस सर f1 को कम कर रहा हूं। सर f1 को कम करो, f1 को कम करे, f1 को कम करें। सर याद करते हैं, आगे वाले को कम करने से पहले बीट्स कम होती हैं, फिर 0 होती हैं, फिर बढ़ जाती हैं। यस सर। सर पीछे वाले को कम करने से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये बढ़ती हैं। तो याद रखें समस्या कहाँ थी। सर समस्या आगे वाले को कम करो या पीछे वाले को बढ़ाओ तभी मेरे पास समस्या आती है। पर सर मतलब क्या है, आपकी जो बीट्स है ना वो इस केस में भी बढ़ सकती है और इस केस में तो बढ़ ही रही है। हाँ सर, तो तरीके से आंसर दोनों पॉसिबल है, तरीके से आंसर दोनों ही पॉसिबल। लेकिन सर अगर मुझे एक टिक करना हो तो एक टिक करना हो तो भैया समस्या वाले को छोड़ के नॉर्मल वाले पे डायरेक्ट टिक मार देना। तो कितना 260, भैया 260 इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, अदरवाइज 252 भी एकदम सही इसका आंसर बन सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों की, लेकिन नीट में भैया नीट में एक टिक मारना होता है तो सबसे बेस्ट चॉइस है। ठीक है, वरना करेक्ट आंसर ये भी होगा। चलेगा, हाँ जी सर। बात करते हैं 100 आवर्ती का एक सूत्र है। सो ठीक है, एक की आवर्ती 100 आपको बोला गया और दूसरा अज्ञात है। बोला गया है साथ साथ बजाने पर कितना मेरे पास 2 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। भैया फिर से भी कहानी कि भाई f1 माइनस f2 या तो 2 बनेगा या फिर f2 माइनस f1 कितना 2 बचेगा। f1 का वैल्यू कितना 100 माइनस का f2 बराबर कितना 2। सॉल्व करता हूं तो f2 कितना है पास 98 आएगा। अगर इसके हिसाब सॉल्व करता हूं, इसके हिसाब से आपने हो गया क्या f2 नहीं पता, ये कितना हो गया 100 बराबर कितना 2, 100 आएगा इस तरह, तो 100 प्लस 2 कितना 102। डन सर, चलेगा। हाँ सर। अब बोलता है कि अज्ञात क्षेत्र के अज्ञात आवर्ती के स्रोत्र को जब भारित करते हैं, भारित मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, भारी करने से फ्रीक्वेंसी कम मेरे पास हो जाता है। क्या अज्ञात को फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो बोल रहा है तो 100 आवर्ती के स्रोत्र के साथ एक विस्पंद उत्पन्न होता है। भाई पहले कितने 2 थे, अभी क्या हो गया कम हो रहा है, कम हो रहा है भाई, कम हो रहा है। अभी चेक कर लेते हैं, f2 कम कर रहा हूं, इसके हिसाब से f2 को कम करूंगा तब पीछे वाले को कम करने से हमारे पास बीट्स हमेशा बढ़ती हैं, बढ़ाना नहीं है, कम करना है, कम करना है। तो भाई ये तो वैसे गलत हो गया, तो यही आपका आंसर बनेगा, खत्म। कितना आंसर है 102, ये आपका आंसर क्लियर है क्या। हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। यहाँ देखो 2 सूत्र हैं ए और बी, एक साथ बजाए हुए कितना 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। बी का आपको आवर्ती दे रखा है, यस सर। मेरे पास देखो एफ ए माइनस एफ बी, या तो ये 5 बने
या फिर एफ बी माइनस एफ ए, ये 5 बने। सर बी का आवर्ती क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 512। तो 512 बराबर 5 यहां लाएंगे, जोड़े हुए कितना 517 मेरे पास आएगा। क्लियर है क्या? सेम तरह से यहां बात करता हूं भाई, एफ बी अपने को कितना 512 दे रखा है, एफ ए नहीं दे रखा है, ये कितना 5 होगा। तो एफ ए का मान कितना आएगा, 512 माइनस 5, 507 चलेगा। पर सर नहीं पता कि सही आंसर कौन सा है, चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि स्त्रोत्र की देखा जाता है, ठीक है, यदि स्त्रोत्र की एक भुजा थोड़ी घिस दी जाए, स्त्रोत्र की भुजा एक थोड़ी सी घिस दिया जाए तो विस्पंदों की संख्या से मेरे पास क्या बढ़ जाती है। तो ए का मेरे पास आवर्ती क्या होगा, देखो बी की आवर्ती इतना है, ठीक है। तो देखा था कि यदि स्त्रोत्र की भुजा घिस दिया, मतलब बी की बात कर रहा है कि बी की भुजा को थोड़ा घिस दिया जाए, घिसने से चीजें हल्की होती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, तो बी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो उसकी वजह से मेरे पास क्या है, विस्पंद बड़े हुए नजर आ रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। सर पीछे वाले को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सर सबसे पहले आपकी बीट्स कम होती हैं, फिर 0 होती है, फिर बढ़ती है। भैया बढ़ना पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, वहां बात करता हूं। सर आगे वाले को बढ़ाओगे तो सर मेरे पास बीट्स हमेशा बढ़ेंगी ही सही। तो सर पॉसिबिलिटी दोनों की है, दोनों मेरे पास करेक्ट आंसर बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, प्रॉब्लम वाला नहीं, सिंपल वाला। तो सिंपल वाला तो 100% करेक्ट है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो भैया मेरे पास 507 सबसे बेस्ट इसका आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। आगे बात करता हूं, अगला सवाल पढ़ो। दो तरंगे, उनके तरंगों की लंबाई 50 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर है, प्रति सेकंड 12 विस्पंद सुनाई देते हैं, तो ध्वनि का वेग बताओ। तो समझते हैं सर, आपको विस्पंद कितना बोला, 12। क्या v बराबर f इंटू लेमड़ा होता है? होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या v बटा लेमड़ा कह पाओगे? यस सर। तो v बटा लेमड़ा, तो v बटा लेमड़ा 1, लेमड़ा कितना 50 सेंटीमीटर, तो का भाग दो कितना, पॉइंट का 50 आएगा, माइनस v बटा लेमड़ा 2 पॉइंट का 5 आएगा, बराबर कितना हो गया 12। वेरी गुड सर, v ले लेते हैं कॉमन और एलसीएम लिया जाए, तो पॉइंट का 50 इंटू पॉइंट का 51, यहां आएगा 0.51 माइनस का 0.50। वेरी गुड, ये कितना हो गया 12। चलेगा? हाँ सर, जरा इनको घटाया जाए तो 0.01 डिवाइड में पॉइंट का 50 पॉइंट का 51 बराबर कितना 12। सर जी हाँ, ले भैया आओ आओ आओ, देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट उड़ा दिए। चलेगा? हाँ सर, भेजो वहां पे, कितना बच जाएगा सर, 50 इंटू 12, 50 इंटू 12 इंटू पॉइंट का 5 एक, देखो सब 0.51 लगभग कितना, आधा, तो आधा इंटू 12 से कितना 6 आएगा, 6 इंटू 50 कितना 330 से थोड़ा ज्यादा। सर क्यों? क्योंकि 0.5 है कि ना, आधे से थोड़ा ज्यादा है, 0.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो 330 से थोड़ा प्लस, तो 330 से थोड़ा प्लस, ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर बनेगा। चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, एक नंबर है। बुल्लू हाँ के ना, जी हाँ सर, वेरी 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 गुड। चलेगा? हाँ सर, ठीक है ना। यहां बात करते हैं अप्रगामी तरंग में सर क्या होता है। सर अप्रगामी तरंग भैया एक होता है निस्पंद, होता है प्रस्पंद। निस्पंद बोले तो एंटीनोड, यस सर, और प्रस्पंद बोले तो उल्टा नहीं बोल गया, रुकना, हाँ निस्पंद, अरे मैं नाम थोड़ा भूल जाता हूँ, रुक जाओ, हिंदी है ना भाई, हिंदी थोड़ी भूल जा रहे हैं आजकल, रुक जाओ बे। अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं अपन, एंटीनोड ही बोलते हैं ना, तो उसका नाम हिंदी में क्या होता है, ये तो ना नोड को बोलते हैं निस्पंद। ओके, नो फॉर निस्पंद, ओके, नो फॉर निस्पंद, नो 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 नो, तो नो भैया निस्पंद हम जानते हैं कि निस्पंद वालों का विस्थापन होता है खत्म, क्योंकि इनका आयाम तो 0 होता है, तो इनकी गतिज ऊर्जा खत्म, लेकिन विकृति इनमें सबसे ज्यादा होती है। यस सर। प्रस्पंद एंटीनोड, भाई इनके पास विस्थापन का आयाम सबसे ज्यादा होता है, तो इनमें विकृति सबसे ही कम आती है ना, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम आता है, जिनमें विकृति ज्यादा उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा निकलती है। हाँ सर, याद रखना, ठीक है। चलेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड, ओके। आदत करें, एक अप्रगामी तरंग में सर क्या होता है, सर एक प्रगामी तरंग क्या होता है कि प्रत्येक दोलन काल में सभी कण एक ही साथ 2 बार विराम अवस्था में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सब कण चलते ना ऐसे,
ऐसे ऐसे, है ना, कहा था सारे कण एक साथ कंपन करते, सबका आयाम अलग होता है, कभी ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर। यस सर, तो लगातार सबका कंपन, लेकिन सबका आयाम अलग होता है, पर सब समान कला में चलते हैं। तो एक पूरे कंपन में जाना आना जाना आना, तो इस पूरे कंपन में क्या होता है, कण आपके 2 बार अधिकतम विस्थापन प्राप्त करते हैं, और अधिकतम विस्थापन बढ़े तो आयाम पर आपका वेग होता है 0। तो कण आपके क्या है, 2 बार विराम अवस्था में आता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक दोलन काल में सभी कण एक ही साथ केवल एक बार, ना सर एक बार नहीं, 2 विराम अवस्था में आते हैं। सभी कण एक साथ विराम अवस्था में कभी नहीं आते, झूठ बात। सभी कण कभी विराम अवस्था में नहीं रहते, झूठी बात। आते हैं 2 बार, आते हैं गारंटी के साथ, ऑप्शन ए। अगला सवाल, दी गई अनुप्रस्थ तरंगों में से किन 2 तरंगों से अप्रगामी तरंग प्राप्त होती है। हमने कहा था अप्रगामी तरंग कब मिलता है, जब 2 समान तरंगे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए आपस में मिलती हैं। अच्छा, 2 समान तरंगे, पहली बात तो विपरीत दिशा में, तो ये कहाँ है, ये आपका x के हिसाब से प्लस x में है, यहाँ प्लस है बीच में, तो ये कहाँ जाएगी, माइनस x में जाएगा। तो यहाँ पे y है, ये तो प्लस y में जाएगा। भाई पहली बात तो तरंगे एक दूसरे से चले विपरीत दिशा में, विपरीत तो यही 2 हैं, तो इन 2 से ही आपको अप्रगामी तरंग मिल पाएगा। तो Z1 Z2 A और B से, तो A और B के अध्यारोपण से आपको अप्रगामी तरंग मिल पाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। समीकरण दे रखा है 2 प्रस्पंद, है ना, निस्पंद और अगले प्रस्पंद के बीच में बात करते हैं, निस्पंद नोड और अगले एंटी नोड के बीच में बात करते हैं। सर आपने तरंग बताई थी कुछ ऐसे, बताया था, हाँ सर, 0 विस्थापन वाला नोड, ये आपका एंटी नोड। सर ये तो 1/4 भाग है पूरी तरंग का, λ/4 इनके बीच का दूरी होगा। जी हाँ, लैम्बडा कैसे निकालूं, x का जो होता है गुणांक वो बनता है k। यस सर, k कितना मेरे पास, π/15। k कितना होता है सर, 2π/λ होता है। वेरी गुड, ले भैया आओ मेरे लाल, पाई से पाई जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना 30 आएगा, लेके यहाँ पे, तो 30/4 कितना बचेगा, 7.5। 7.5 कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला 1.21 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित 2 परमाणुओं के मध्य एक अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है, जिसमें 3 निस्पंद हैं और 2 प्रस्पंद। भैया 3 तो नोड है और 2 एंटी नोड है। मैं बात करता हूं, पहले तो 3 नोड, पहला नोड, फिर दूसरा नोड, फिर तीसरा नोड, और 2 नोड के बीच में एक एंटी नोड आना तय होता है। यहाँ पे एक एंटी नोड आना तय होता है। हम जानते हैं ना कि नोड पे विस्थापन होता है 0, नोड पे क्या होता है, आयाम होता है 0, फिर आपके एंटी नोड पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सजी हाँ, ऐसे बनता है तरंग। देखना तो 2 लूप है, एक लूप की लंबाई आपका होता है λ/2, ये भी कितना होता है λ/2, दोनों में कितना भैया लैम्बडा, पूरी लंबाई से कितना लैम्बडा है, तो यही मेरे पास क्या है लैम्बडा, तो 1.2 एंगस्ट्रॉम कितना लैम्बडा मेरे पास बनेगा। वेरी गुड। बात करते हैं, एक सिरे पर बंद तथा हवा से भरी एक नली का, एक सिरे पे बंद है, एक सिरे पे बंद मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप, समझ लो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहा हूं। ठीक सर, बोल रहा है कि उसकी जो मूल कंपन की आवृत्ति, सब लोग जानते हुए कितना सर, V/4L होता है। यस सर, है ना, F नोट कहते हैं उसको, कितना 512 अपने को बोला गया है। बोल रहा है कि अगर इसके दोनों सिरों को खोल दिया जाए तो इसकी आपके पास आवृत्ति क्या हो जाए, समझना। तो F1 मेरे पास डालिए, अगर दोनों सिरे खोल दोगे ये बन जाएगा ओपन, और ओपन का मूल आवर्ती V/2L होता है। सर शक्ल ऑलमोस्ट सेम लेकिन थोड़ा अंतर, सर क्या सर, बटे में 4, तो तुम्हें क्या कर दो सर, कैसे 2 है ना, 2 से गुणा भाग कर दे, 2 से गुणा भाग करूंगा तो V/4L बनेगा। यस सर, ये कितना है 512, तो 2 का 2 बाहर, 512 गुणा करोगे कितना 1024। बेहतरीन, शाबाश, आंसर आ गया 1024। कौन सा हो गया, ऑप्शन पहला। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, एक बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई 1 मीटर है, ध्वनि का वेग कितना 330 है, तो द्वितीय स्वर की आवृत्ति, दूसरी स्वर की आवृत्ति, जो दूसरा आपको आवृत्ति मिलता है। ले भैया बात करते हैं, सर बंद पाइप है, बंद पाइप में से पहले मिलता है F, फिर मिलता है 3F, फिर मिलता है 5। भैया विषम संख्याओं मिलती है, हाँ सर, तो दूसरी आवृत्ति कितना 3F, आपको कितना पूछा, आपसे वही पूछा, तो 3 × F, F कितना सर V/4L लिखते हैं। यस सर, तो 3 × V का मान कितना 330,
4 इंटू एल, एल कितना भाई, एल का मान 1 मीटर, तो यहाँ पास क्या है 4 इंटू 330/4, ऑप्शन कौन सा, बी। बेहतरीन, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जी हाँ सर, एक खुला पाइप 500 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वतंत्र द्विभुज के साथ अनुनाद में अवस्था में क्रमागत 2 निस्पंदों के मध्य दूरी, भैया क्रमागत 2 निस्पंद, भैया पहला निस्पंद यहां पर है, दूसरा निस्पंद यहां पर है। याद करो दोनों निस्पंदों के मध्य दूरी कितना, λ/2 होता है, तो कितना 46 माइनस 16 कितना 30 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 30 कितना 60 सेंटीमीटर का लैम्बडा का मान। बहुत बढ़िया। हमसे बोला गया है वायु का चाल, तो V बराबर F इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी कितना भैया 550 बोला गया है। लैम्बडा कितना मेरे पास है 60 आया है। सेंटीमीटर मतलब मीटर में बटे में 100 कर दूंगा, 0 0 काट दो, गुणा करो कितना 330 आ रहा होगा। 330 कौन सा ऑप्शन हो गया, रुकना तो एक बार, 5 6 33 5 6 30 33 330 आ रहा है, 330 तो आया भैया। अरे रुक जाओ, ये गलत कर गया मैंने, सही किया यार, 30 2 60, अरे 500 है बाबू, 550 नहीं है 500 है। 500 इंटू 60 बटे 100, 2 0 काटा तो कितना है बचेगा 6 इंटू 5 कितना 300 मीटर पर सेकंड, ये आपका भी आ गया, चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अगली बात करेंगे, अनुनाद नली में प्रथम और द्वितीय अनुनाद की स्थितियों में पाइप में लंबाई दे रखा है L1 और L2 दे रखा है। अंत्य त्रुटि, अंत्य संशोधन, एंड करेक्शन पूछ रहा है, क्या एंड करेक्शन का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है क्या? यस सर। कहाँ लिखवाया था याद करो, बिल्कुल इसके एंड बता था, एकदम एंड में अंत्य संशोधन, जब आपको ऑर्गन पर पढ़ाया था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला को उसने क्लियरली बोला कि अंत्य संशोधन या अंत्य त्रुटि बताओ, ये रहा L2 माइनस 3 L1 बटा कितना 2 आएगा। लो भैया ले आओ, कहां चला गया, ये रहा, कितना बचेगा L2 माइनस 3 L1 बटे में कितना 2, तो L2 कितना ये रहा 70.2 माइनस 3 इंटू L1 कितना 22.7 बटे में कितना 2, सॉल्व करते हैं 70.2 गुणा करना 3 7 21 2 3 2 6 8 और 3 2 कितना 6, कितना आएगा 68.1 बटे में कितना 2, घटाओ कितना आएगा 2 2.2 2.1 2.1 आएगा, अब तो ये रहा है 2.1 बटे में 2 भाग दो 1.05 मीटर में है, सेंटीमीटर मतलब 100 से गुणा कर देना तो 105 होना चाहिए, 105 1.05 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर भैया सब कुछ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 1.05 सेंटीमीटर यही आपका आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, चलेगा। हाँ जी सर, अगला सवाल देखो, 10 मीटर की एक लंबी डोरी है, अब उसमें बन रहा है 5 लूप बन रहे हैं भाई, एक लूप होता है लैम्बडा बटा 2 का, 5 मिला के 5 लैम्बडा बटा 2, ये लंबाई हो गया। बहुत बढ़िया, लंबाई कितना आपने रखा है 10 मीटर, 10 है, 5 से काटना 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों कितना 4 हो गया, लैम्बडा मिल गया 4। अपन से पूछा आवर्ती, तो V बराबर F इंटू लैम्बडा, तरंग का वेग 20, फ्रीक्वेंसी निकालना है, लैम्बडा कितना 4 भाग 2 कितना 5, खत्म, 5 हर्ट्ज आपका आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करेंगे, अगला समीकरण दे रखा है, डोरी में रेखीय घनत्व दे रखा है। भाई आसान सवाल है, डोरी में तनाव हम जानते हैं कि भैया जो वेग होता है तरंग का ओमेगा बटा के होता है, और डोरी के लिए फॉर्मूला कितना होता है T बटा म्यू होता है। सर जी हाँ, बेहतरीन। तो भाई देखो मेरे पास वो समीकरण है, x का गुणांक k बनता है, t का गुणांक ओमेगा बनता है, लेके आऊंगा तो ओमेगा बटा के, ओमेगा कितना होगा 30 बटे में 1, टेंशन टी आपसे पूछा गया है, और म्यू आपका होता है रेखीय घनत्व, बोले तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो 1.3 10⁻⁴ रूट के साथ स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर 900, वो लगे गुणा करेंगे तो 1.3 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया टी, गुणा कर डालते हैं। भाई देखो 1 0 से 1 0 काट दो, मतलब 1.0 काट दो, पॉइंट से 0 काट दिया, गुणा करते हैं 3 9 27 2 कितना 1170 10⁻⁴, टेंशन टी आएगा, तो 0.11 से होना रहा है, 0.117 कौन सा, ऑप्शन डी है, काम खत्म। बहुत ही बढ़िया, वेरी 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 गुड। बात करते हैं कि एल लंबाई की डोरी है ना,
द्वितीय सन्नादी मतलब कि दूसरी सन्नादी आवर्ती, सन्नादी मतलब 2 गुना है। तो भैया याद करते हैं, रस्सी में पहला कंपन आपका ये वाले केस का होता है भैया, 2 नोड होते हैं और एक एंटी नोड होता है, और दूसरी सन्नादी में उसी रस्सी के अंदर 2 लूप बन जाते हैं भैया, ऐसे 2 लूप बन जाते हैं, 2 लूप बनेंगे ऐसे। अच्छा सा हम जानते हैं कि भैया ऐसे में ये कितना होता है, ये होता है लैम्बडा बटा 2 होता है, ये भी कितना लैम्बडा बटा 2 होता है। हाँ सर, कुल मिला के 2 लूप बन रहे हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि किस बिंदु को उठाना है और किस बिंदु को पकड़ना है ताकि आपको ये अवस्था मिल पाए। समझो, जिस बिंदु को पकड़ोगे क्या वो चल पाएगा? नहीं समझ, नहीं चल पाएगा, वो फिक्स रहेगा। सर ये तो पहले से फिक्स है, मुझे जिस बिंदु को उठाना है, जिसका विस्थापन सबसे ज्यादा बनेगा, वो होता है एंटी नोड। तो आपको इस बिंदु को उठाना पड़ेगा, प्लग करना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। अच्छा, तो जिसको रोका वो लंबाई के 1/4 पर है और जिसको रोकना है वो लंबाई के आधे मान पर है। यस सर, तो जिस बिंदु को उठाना है वो L/4 पर, पकड़ने वाला बिंदु L/2 की दूरी पर। सब बेहतरीन चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बात करें आगे, एक तनी हुई डोरी में वे कितना तनाव को 69% बढ़ा दिया है और आवर्ती नियत बनाए रखने के लिए इसकी लंबाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए। देखो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्या, तो आपने लिखा था 1/12 T बटे म्यू का अंडर रूट। जी हाँ, लिखवाया था। अब वो भाई साहब कहते हैं फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना है, तनाव को चेंज कर रहा हूं तो लंबाई में कितना चेंज किया जाए, ये बोल रहा ना। यस सर, है ना। एल को लाऊं इस तरफ तो एल समानुपाती है रूट टी के। यस सर, देखते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं भैया। L1/L2 बराबर T1/T2 का अंडर रूट। बहुत बढ़िया। लंबाई पहले L थी, बाद में नहीं पता, ठीक है। बात करें टेंशन टी, सब पहले टी रहा होगा, अब आपने 69% बढ़ा दिया। याद करो भैया, परसेंट हटाओगे बटे में 16 होगा, कितना 0.69, तो एक में बढ़ा दिया 0.69, 1.69 टी होगा अंडर रूट के साथ। बेहतरीन, शाबाश। यहां बात करता हूं, टी से टी काटूं, 1.69 में कितना होता है 1.3 का स्क्वायर बनता है। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो L2 कितना हो गया 1.3L। जरा सोचूं, लंबाई L से 1.3 L हो गया, कितना बड़ा 0.3 बड़ा है, 0.3 बड़ा है हमें चाहिए परसेंटेज में, तो इनटू कितना 100 कर दो, तो 30% लंबाई बढ़ा दो, हमारा काम हो जाएगा। 30% लंबाई बढ़ा दो तो आपकी सेम आवृत्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आगे बात करते हैं। सर पास क्या 3 एक समान तार हैं, मतलब सबका मटेरियल सेम है तो उनके लिए डेंसिटी सेम आएगा, ठीक है। उनके लिए आवर्तियां N1 N2 N3 बोला गया। तो बात करता हूं, क्या हम लोग जानते हैं क्या आवर्ती F V बटा लैम्बडा कहते हो? यस सर, V बटा लैम्बडा, लैम्बडा कितना सर V/2L कहते हो। यस सर, तो इसके हिसाब से क्या है, पहले की आवर्ती V/2L1, दूसरे की आवर्ती V/2L2, तीसरे की आवर्ती V/2L3। ठीक सर, अब तीनों की लंबाई को जोड़ दोगे, सर लंबाई कितना होगा L1 + L2 + L3। यस सर, तो इसके हिसाब से अगर बात की जाए, इसके साथ बात की जाए तो नई आवर्ती n है ना, नई आवर्ती आपका कितना n बराबर V/2L होगा। जरा देखना, क्या L का मान वहां से V/2n बनेगा, L1 का मान यहां से V/2n1 बनेगा, सेम तरह से बाकियों की कहानी भी आ जाएगा। तो जी हाँ, आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगा। जरा देखो, तो ये मैं से V/2 कॉमन लेके उड़ा दूं, कितना बचेगा 1/n बराबर 1/n1, 1/n2 और 1/n3, ये इनका संबंध आएगा। तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलेगा दोस्तों? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपका होता है इस चैप्टर के भी क्वेश्चन समाप्त। आई होप चैप्टर आपको एकदम क्लियर रहा होगा। चैप्टर दिखता बड़ा खतरनाक लेकिन है बहुत आसान, और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इजी यहाँ से बनते हैं। तो आई होप सारी कहानी आपको एकदम 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 क्लियर रहा होगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटास।